टीवी में मुजाहिद आपको खुशामदीद कहता है। और आज गालिबन एक साल की महादराई, बल्कि अगर मैं पीछे जाऊं तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, और अब जो ये नई हुकूमत आई शहबाज शरीफ की, पहली बार फ्लोर पर असम्बली के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेशकश की बाकायदा बानिए तहरीक का नाम लेकर। और इधर जो पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें जो ख़ास तौर पर चीन का हाई प्रोफाइल वफ्द आया और उसने पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन और टेंशन कम करने की बात की, और साथ ही मुज़ाकरात पर भी जोर दिया। और अब से थोड़ी देर पहले तो हम देख रहे थे कि अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया है। गालिबन ये इस वक्त पाकिस्तान जिन माशी मसाइल से गुजर रहा है, इसका इदराक करते हुए शहबाज शरीफ ने ये पेशकश की हो। यकीनन शहबाज शरीफ साहब का ये बयान इसलिए बहुत अहम है कि उनके बहुत ही करीबी नायब एहसन इकबाल साहब ये बयान दे चुके थे कि जनाब, मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जब तक 5 साल हमारी हुकूमत है, इमरान ख़ान को जेल ही में रहना चाहिए। आज जो कुछ कहा पार्लियामेंट में वो उसके बरक्स था। शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी स्टेटमेंट था। देखिए उस पर बैरिस्टर गौहर ने किस रद्द अमल का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर मोहतरम हुमायूं मेमन साहब हैं। मेमन साहब, शुक्रिया आपका। आज गालिबन पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पास की मैं कह रहा था कि पीडीएम की गवर्नमेंट देखें, केयर टेकर देखें, बहुत ही संजीदगी से उन्होंने बानी तहरीक का नाम लेकर कहा कि वो मफाहमत, मुज़ाकरात, बातचीत के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं उनके इस बयान में जो उन्होंने, क्या एक बहरहाल ये हकीकत है कि जो चाइना का एक वफ्द आया और भी प्रेशर्स हैं, तो क्या सिंसियर पेशकश है? और ये अलग बात है, वो बाद में कहेंगे कि जी हमें जवाब देने में ताख़ीर हुई, लेकिन वैसे गौर का जवाब तो खैर इतना जवाब क्या, जवाब दर जवाब था। आप क्या फरमाएंगे सेनेटर? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो अगर मैं पिछले 2.5-3 साल को सामने रखूं, से पीछे ना जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के मतलब ये सिंसियरली सारा कर रहे हैं। अगर मैं हुकूमत में होता और मैं सिंसियरली पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहता, तो मैं सबसे पहले जो हुकूमती इक़दाम है, मैं कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो हुकूमती इक़दाम हैं, मैं उनके अंदर कम अज़ कम एक तवाज़ुन लाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में या सिंध में किसी जगह पे कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है, तो वहाँ पे आप 144 लगा लेते हो, या फिर पुलिस आके उनको मुंतशिर कर, तो ये तो अगेंस्ट है। फिर जो 3 MPO के तहत लोगों को उठाया जा रहा है, पिछले एक साल में 5777 लोगों को उठाया गया है 3 MPO के तहत। ये बादशाहत या किसी भी लिहाज से ये दुनिया की तारीख में एक साल में लोगों को बगैर किसी क्राइम के, जस्ट बिकॉज आप ये समझते हो कि वो कुछ कर सकता है, अभी उसने किया नहीं है, आप उसको प्रीएम्प्टिवली उठा लेते हो। ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, उसमें जो लोग उठाए जाते हैं घरों से, जो उनके घरों के ऊपर आके कभी एक तरीके से तंग किया, ये चीज़ें मैं स्टॉप कर दूं। कोर्ट के जो केसेस हैं वो कोर्ट अपना टाइम ले, उस लिहाज से करे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम अपने मेरिट पे जीतेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां जहां जो गवर्नमेंट एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, वो कम से कम नेगेटिव रोल तो खत्म। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा, और एक हद तक दुरुस्त कहा, आपके तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी कोई अच्छा सलूक तो शरीफों के साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हमें भी जो है वो ज़मीन पर, मैं चीफ मिनिस्टर रहा राना सनाउल्लाह, उन्हें लिटाया गया फर्श पर। बहरहाल ये तो कहेंगे ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तहरीक इंसाफ के दौर में भी तो हुई, नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ।
तीसरा है अगर मैं जेल में हूं और मुझे आप इजाज़त नहीं देते किसी वजह से कि मैं किसी से जाके मिलूं, मुझे उसका गिला नहीं है, वो चलो खैर है, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे जेल में रखते हैं और मेरा पंखा बंद हो जाता है और मेरा छोटा कमरा है, एज अपोज टू जो लोग कहते रहे फलाना है, वो बंद हो जाता है, गर्मी आ जाती है, जहां सारे जो कैदी हैं उनको गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे उसका भी गिला नहीं है और ना मैंने गिला किया है। लेकिन मैं गिला करता हूं कि जब मैं ये देखता हूं कि शरीयत के लिहाज से जो गवाही है वो औरत की है और आप यहाँ पे लोगों को बाय फोर्स करके मेरे खिलाफ केस कर लेते हैं। एक केस है जिसमें सारा पैसा गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट भी उठा रही है और वो पैसा मेरे अकाउंट से गुजर के भी नहीं गया, वो प्रॉपर्टी मेरे अकाउंट में से गुजर के भी नहीं गई, ना मैं उसको रख सकता हूं, ना मैं उसको बेच सकता हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो फिर और बात है। जब मेरे ऊपर जब केसेस हो रहे होते हैं या मुझसे कोई मिलने आ रहा होता है, तो जब फॉर एग्जांपल जब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने आते थे तो मुझे याद है वहां पे उनको मुकम्मल आजादी से मिलने की थी, जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनके साथ आजादी थी। चलो उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उनको कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो लोग आके उनसे मिलते थे उनको पूरी इजाजत होती थी। यहाँ पे तो वो इजाजत भी नहीं है, यहाँ पे उस किस्म की कोई चीज नहीं है। नंबर 3, ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस बने थे, अगर वो पॉलिटिकल केसेस थे तो आप उसको एक दफा एड्रेस कर लेते। आपने नैब के वो करके नैब ने आपके आके कहा है, और ये याद रखें, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से जो केसेस थे आपने नैब के अमेंडमेंट करके कर दिया। मुझे उस पर भी एतराज नहीं है, आप लोगों के नंबर ज्यादा है, आप जरूर कर लो, आप लोगों के नंबर ज्यादा, आप ये भी लिख सकते हो नैब के आखिर में, ये भी लिख सकते हो कि यार जो बंदा चोरी करता है उसको नैब कुछ नहीं कहेगी और जो चोरी नहीं करता उसको नैब पकड़ के अंदर ले जाए, वो भी कोई लॉ बना लो, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। सेनेटर, लेकिन आप ये नहीं समझते कि बहरहाल जो चाइना का कहा यह जाता है कि टेबल टर्न जिसे कहते हैं मुहावरे की ज़बान में, उस वक्त हुई है पिछले एक हफ्ते से, जब चाइना का वफ्द आया और गैर मामूली तौर पर उसमें अपोजिशन और जिसमें आपको भी बुलाया गया और उन्होंने सियासी मामलात को हल करने के सिलसिले में हुकूमत पर जोर दिया, क्योंकि सिपेक के हवाले से वो समझते हैं कि इकनॉमिक अगर इस्तेकाम नहीं हुआ तो फिर माशी तौर पर सिपेक भी नहीं चल पाएगा। तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ का ये जो आज पेशकश है उसके पीछे चाइना के आला सतही वफ्द की भी प्रेशर तो इस्तेमाल नहीं करूँगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पूरी दुनिया को ये बावर हो रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से नहीं है, ये इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से है। जो 25 मई को हुआ था 2022 में, वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, वो हमारी तरफ से हमने तो कुछ नहीं किया था। जिस तरीके से सारी चीजें रहे, अच्छा अभी आपने रिसेंटली देखा है 98.2% ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। वो ये समझती है जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे बाकी सारे लोग हैं, जितने लोग आए थे जिन्होंने आके इलेक्शंस को 8 फरवरी वाला है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी कह रहे हैं कि असल तो प्रॉब्लम जो है, जो सब चीजों की जड़ है, वो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं। जिस तरीके से जब आप बल्ले के निशान लेते हैं तो आप तो चीफ जस्टिस साहब की छेड़ बन गई है, वो कहते हैं कि बल्ले के निशान वाले केस का जिक्र भी नहीं करना, बाकी जो मर्जी कर लो। तो जब हम इन सारी चीजों को करते हैं, ये इनके ऊपर खाली चीन की तरफ से प्रेशर नहीं है। आपने मुशाहिद हुसैन साहब के दबे अल्फाज में जो बातें वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कोई आपको सुना दे, आप इन चीजों को जो गलत कर रहे हो इनको करेक्ट कर दो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केसेस के लिहाज से, लेकिन वो औरतें जिनको पाकिस्तान का लॉ इजाजत देता है ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, CRPC 4971, कि जिसमें अगर कोई औरत है, कोई बच्चा है या कोई बीमार शख्स है, उसको
बेल चाहे वो किसी भी उसमें उसको बेल मिल सकती है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 जजमेंट्स हैं, एक का तो मुझे पता है, मेरे ख्याल में 2 जजमेंट्स हैं। जब आप ये चीजें, और ये याद रखें ये वो चीज है जो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, ये किसी और के इख्तियार में नहीं है, ये गवर्नमेंट के इख्तियार में कि उनके जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो जाके कहते कि जी हमें इनके बेल के, देखिए अगर मुझे बेल मिल जाती है मैं कहाँ भागूंगा, मेरा नाम ECL पर है, अगर मैंने भागना होता है मुल्क से बाहर तो मैं तो जैसे सेनेटर मोहम्मद हम ये समझें कि चाइना का वफ्द हो या अमेरिकन कांग्रेस की करारदाद हो, ये जो अभी इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब का है इसको आप पॉजिटिवली नहीं देखते, संजीदगी से नहीं लेते? ये एहसन इकबाल ने जो कहा हुआ है, आप मुझे बात बताएं, उसके कहने के बाद आप बताएं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, फॉरगेट अबाउट कि यू फॉर अ टाइम बीइंग कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अपने दिल पे याद करके क्या ये बात ऐसी लगती है जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, ये आपस में बात बनती है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं ना, डोंट टेल मी दैट आई लव यू, शो मी दैट आई लव यू। जब आप बताना चाहते हो कि देखो हम आपके साथ करना चाहते हैं, और चीन क्यों कह रहा है, मैं फर्ज करें मैं आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपका एक प्लाजा है, मैं उस प्लाजे के अंदर एक भारी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन आपके और आपके भाई के दरमियान में झगड़ा, मैं क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा? मैं नहीं करूंगा। मैं कहूंगा यार देखो मैं इतना पैसा दे रहा हूं, आप दोनों भाई मिलके इसमें आइए, मजे कर सकते हो, आप अपने जो मसले हैं वो हल कर लो। अब उसमें जो एक भाई है जिसके पास इस वक्त ताकत है, वो कहता है कि नहीं मैं तो इस बंदे को बांध के रखा हुआ है, अंदर भी रखूंगा और ये भी करूंगा, और फिर कहता है नहीं मैं इसके साथ मिलना भी चाहता हूं। भाई अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो आप दिखाएं तो सही ना, मतलब आपके एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप खाली गुफ्तार के गाजी, हमें तो आप पे उस लिहाज से यकीन ही नहीं है, आप जरा अपने किरदार के गाजी बन के बताओ तो फिर हम कुछ बात करें तो ना। सेनेटर जी शुक्रिया सेनेटर मोहम्मद, और आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा बड़े सीनियर सीजनड तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आउट स्पोकन है सॉरी, उन्हें तो कोई संजीदगी नज़र नहीं आती किसी ब्रेक थ्रू में जो हुकूमत के दरमियान मीसाक मईशत या मीसाक जमहूरियत हो सके। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि चाइना के हाई प्रोफाइल वफ्द की आमद और ओपनली उनका ये कहना कि आप मफाहमत करें बड़ी अहमियत का हामिल है, गैर मामूली सूरत हाल है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। चाइना में सफ़ीर नहीं है, बड़ी सीजनड सफारतकार हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। और चीन के हाई प्रोफाइल वफ्द को गए हुए कोई हफ्ता होने को तो आ रहा है, उसके बाद हमारे यहाँ नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग हुई, फिर के टेररिज्म के हवाले से उसमें भी डेवलपमेंट हुआ कि अपोजिशन को दावत दी गई। लेकिन जो चीन का वफ्द आया, चीनी वज़ीर ने कोई अपोजिशन समेत हमारे हाई प्रोफाइल इंटेलेक्चुअल्स को भी बुलाया, सफारतकारों को भी बुलाया, और एक मीटिंग तो ओपन हुई लेकिन इंडोर मीटिंग्स भी हुई, और जिसमें बहुत वाज़े तौर पर चीन ने वादे किया कि चीनी मिनिस्टर ने, मैंने कहा सीनियर मिनिस्टर ने, कि जो सिपेक है उसको जो सियासी अदम इस्तेकाम के सबब ख़तरा लाक है और इस सिलसिले में संजीदगी से बातचीत होनी चाहिए। आप गौर करें कि चीनी कितने हसास थे कि उन्हें इल्म था कि अमेरिका इस तरह का कोई स्टेटमेंट देने जा रहा है कि जैसे आपने देखा कि आज आया, जिसमें 95-98% अमेरिकन कांग्रेस अरकान ने कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग किए जाएँ। हमारे हालत किया है। हमारे साथ नगमाना हाशमी हैं, चीन में सफ़ीर रहीं, यूरोप और अमेरिका में भी उन्होंने काफ़ी खिदमात अंजाम दी, सीनियर सफारतकार हैं, और ये भी कि ये जो मुलाकात हुई उसमें ख़ुद भी शामिल थी। शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा, आपने हमारे लिए वफ़द निकाला। और मैं कह भी रहा था कि जो चीनी वफ़द आया उसने अपोजिशन लीडरों के साथ, आप भी शरीक थी, उससे पहले भी जो इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई उसमें भी आप शरीक थी, तो ये पूरी ऑफ द रिकॉर्ड थी, या आप समझती हैं कि क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है
कि कोई मुल्क आके हमारे मामलात पर गुफ्तगू करे, हसास मामलात पर, गैर मामूली बात तो है ना नगमाना हाशमी साहिबा? देखिए, ये सारी मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। ये बहुत सीनियर लेवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का डेलीगेशन था जो पहले भी यहाँ आते रहे हैं, मुलाकातें होती रही हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी मिनिस्टर थे, तो ये बहुत सीनियर लेवल डेलीगेशन है जो आया, जिससे बहुत हमारी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस हुई। लेकिन उसकी अहमियत इतनी है ना नगमाना साहिबा कि आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जो नायब वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि चीनी वफ़द जो है वो हमारी सियासी नब्ज़ देखने आया था। सॉरी टू से, ठीक है, चीन के हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी हैं को, लेकिन सियासी नब्ज़ देखना मतलब तो ये है कि इस माने डायरेक्टली मैं इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन गैर मामूली तो है ना कि क्योंकि एक मुल्क दूसरे मुल्क के जो ताल्लुकात होते हैं उनके अंदरून मामला तो नहीं बात करता ना, और जिसका एतराफ़ किया तो ये शायद इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त शदीद पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है। बहरहाल एक सबसे बड़ी पार्टी के कायद जेल में, जिसमें ज़रा बाद में बात करूँगा, तो आप किस तरह देखती हैं? देखें, जो चीन का और पाकिस्तान के जिस नौयत के ताल्लुकात हैं, वो पिछले 74 इयर्स से अगर आप देखें तो ना चीन पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में दखल देता है और ना हम उनके इंटरनल मामलात में दखल देते हैं। और चीनी डिस्पेंसेशन जो है, उनका जो गवर्नेंस का तरीका है, उनका जो अपने सिफारती ताल्लुकात रखने का तरीका है, इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट करने का तरीका है, उसका कलीदी पॉइंट यही है कि वो किसी के इंटरनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके ऊपर कभी ना कमेंट करते नहीं हैं। लेकिन नगमाना साहिबा, मैं अभी एक पूरे अंग्रेज़ी के मुतबर अखबार ने एक पूरा इंतहाई तफसील से एक आर्टिकल लिखा था जिसमें सिपेक के हवाले से जो वहाँ के चीन के सीनियर राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने बाकायदा ये लेकर कहा कि सिपेक को बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी से ख़तरा है। तो और इसीलिए वो ये कहते हैं कि जनाब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। यानी एक बलूचिस्तान में तो ठीक है, हमें इल्म है कि उसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे काबुल का भी अमल दखल हो सकता है और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का, लेकिन इसमें साथ साथ वो इस्लामाबाद में जो है वो जो अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, उस हवाले से भी तो चीनी वफ़द ने बात की ना, चीनी वज़ीर ने। देखिए, मैं चीन को पिछले 20 साल से देख रही हूँ। 2 दफ़ा मेरी सीनियर लेवल पे वहाँ पोस्टिंग रही है, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि चीनियों का क्या मकसद है। जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आपकी कौन सी पार्टी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी नहीं होनी चाहिए, या आपके, वो ये जरूर कहते हैं, और ये तो उनका फलसफा है, और ये वो आज से तो नहीं कह रहे, सारी दुनिया में कहते हैं कि जी जो तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारो मदार है वो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे होता है। अगर आप चीनियों को पढ़ें तो उनका तमाम जो तरक्की हुई है और जो वो हर वक्त प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने इसलिए तरक्की की है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है, और हम सिर्फ इसी बात पे वो सॉर्ट ऑफ जोर देते हैं कि अगर ममालिक ने तरक्की करनी है, अपने लोगों के लिए कोई काम करना है, तो जो भी उनका तर्ज हुकूमत है, जो भी उनका तर्ज डेमोक्रेसी है या गवर्नेंस है, वो अपना करें, लेकिन माजत के साथ बहुत ही माजत के साथ नगमाना साहिबा, लेकिन ये हकीकत है ना कि बाकायदा जो चीनियों को हमले हुए, उनकी हलाकतें हुई, बलूचिस्तान की जो तंजीमें सरगर्म जो बाहर से अस्करी और माली इमदाद ले रही है, उन्होंने कबूल की
और उन्होंने डायरेक्ट वो सीपेक के ख़िलाफ़ एक मुसल्सल जारी है। ग्वादर के पीसी पे हमला हुआ, अभी ये जो डैम जाते हुए चीनियों को हलाकत हुई, इसी साल में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि उन्हें कंसर्न है ना कि उनके लोगों को, और जगह तो नहीं हो रहा ना ये मोहतरमा नगमाना साहिबा। बात देखिए, वो आज से तो नहीं कह रहे, सो इट्स नथिंग रियली। चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। 2003 से देखें, चीनी बाशिंदे जो हैं उनको यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे उनके वर्कर्स, टीचर्स को यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, और वो उस वक्त से नेचुरली इसके बारे में परेशान हैं, क्योंकि चीनी बाशिंदे तो सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। BRI के प्रोजेक्ट्स कोई सिर्फ सीपैक पाकिस्तान में तो नहीं है, 150 ममालिक में वो काम कर रहे हैं, और सीपैक से पहले भी उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, मुश्किल इलाकों में भी थी, लेकिन उनके वहाँ चीनी बाशिंदे मारता कोई नहीं। तो चीनियों को भी इस बात का बहुत शिद्दत से इदराक है, और वो ये बात समझ, सीपैक को जब टारगेट किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है और कॉरिडोर्स को क्यों नहीं किया जाता, और इसमें किस किस्म की बैरूनी ताकतें शामिल हैं जो नहीं चाहती कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात फर्म हो, जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा भी और ईरान की तरफ का भी अनस्टेबल रहे। अगर मैं आपसे बड़ा हसास मौजू और मुझे बड़ी इसकी हसासियत का एहसास भी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि गैर मामूली तौर पर चाइना का जो वफ्द आया, उसके जो मुज़ाकरात हुए और उसका जो एक्सपोजर हुआ और जो मीडिया में आ रहा है, तो क्या आप समझती हैं कि एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडरों को भी दावत दी, तहरीक इंसाफ के लोग भी आए, आप जैसे आपको भी किया, किस हद तक हम उनको एक मुलाकात में या 2 मुलाकातों में सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहते हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है, इतना माशाल्लाह तजर्बा है सफारत का, एक हद तक मुतमईन हुए वो? देखिए जी, मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी उनसे उनका विजिट शुरू होने से एक रात पहले भी मुलाकात हुई है सिलेक्ट लोगों की, जिसमें बहुत तफसील से इन बातों पे गौर और फिक्र हुआ है, और जिसमें उन्हें बिल्कुल इस बात में कोई शुबा नहीं है कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, फ्लैगशिप है, और इससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी भी है चीन को स्ट्रेटेजिकली इन देयर अप्रोच टू द इंडियन ओशन, और इकोनॉमिकली भी अगर उन्होंने शॉर्टकट करवाना है अपनी ट्रेड को, तो सीपैक के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसीलिए इस पे गैर मुल्की जो चाइना के भी दुश्मन हैं, वो बेसिकली जब हमें हर्ट करते हैं तो चाइना हर्ट होता है, तो उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक है। वो ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तानी मार रहे हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड। वैसे वो अपने आप को भी कहते हैं कि जी हमारे लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है, और एज अ दोस्त नगमाना हाशमी साहिबा, आपने यकीनन, मैंने कहा ना, माशाल्लाह बड़ी सीनियर सीजन सफारतकार हैं, शुक्रिया। और इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि बलूचिस्तान में एक बहुत ही ख़तरनाक हाई प्रोफाइल दहशतगर्द कालरम TTP का उसे गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया, उसका एतराफ़ी बयान में बड़े होशरबा इंकशाफात किए गए हैं। तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तो अगर आप ये एतराफ़ी बयान देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क में जो ख़ास तौर पर दहशत गर्दी की लहर है, और उसमें कालम TTP
और हत्ता कि ये कि वो जो BLA या BRA जो कॉम्प्रेस्ड बाएं बाजू की जमातें कही जाती हैं, वो कलन TTP से मुफाहमत करके मुआहदा करके इंडिया की मदद से पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। उनका टारगेट सिपेक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो से हमारा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर मौजूद हैं। बुशरा, आज ये जो बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है गिरफ्तारी से पहले भी कुछ कमांडर गिरफ्तार हुए, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि जो बॉर्डर एक ऐसा है जिसमें बिला किसी रुकावट के ख़ासतौर पर ईरान अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी को रोका तो नहीं जा सका ना, और ना ये मुमकिन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉर्डर की उस तरफ इतने हमारे मसले हैं, इस मसले के हवाले से अगर कोई कदम सिक्योरिटी के हवाले से हम सारे ममालिक से बात करने के हवाले से होगी, वो सब फेडरल गवर्नमेंट को आना होगा। ज़िया जान, बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, ज़िया लांगो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आप इनसे सवाल कर सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने आई और आज भी जिस तरह से सूबाई वजीर दाखिला जो हैं उन्होंने कोयटा में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जिस तरह से उन्होंने इस अहम गिरफ्तारी के हवाले से बताया कि नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर जो है वो किस तरह से प्लानिंग कर रहा था, किस तरह से उसने जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वारदातें की हैं उसने कबूल किया और बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान में भी नेटवर्क इस वक्त भी काम कर रहा है और कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो वहां पर मौजूद है और अपने नेटवर्क चला रही है। तो ये बाइस तशवीश है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके ताने बाने जो है वो क्लियर कट उन्होंने बताया कि इंडिया से मिलते हैं और इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि सीपैक जो है बलूचिस्तान में काम करे और पाकिस्तान में जो है वो इससे काम आए। वो अगर इससे काम फैलाने के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश ज़िया साहब, ये जो मैं अभी बुशरा से सवाल कर रहा था कि ये बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरह मुकाबला कर सकेगी कि ये तो प्रॉक्सी वॉर है, इंडिया जैसा मुल्क है, कुछ लोग अमेरिकन तक के वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी नाम लेते हैं, तो इसमें तो आपको इस्लामाबाद को बराह रास्त आपको उन्हें चाहिए कि आपकी मदद करे, अस्करी, माली। ज़िया जान, बिल्कुल, इसमें देखें उन चीज़ों की तो ज़रूरत है और इसमें इस्लामाबाद ज़रूर हमारी मदद भी करती है। हमें अपनी कौम, अपनी मीडिया, अपनी सिविल सोसाइटी की उसकी इखलाकी मदद की ज़रूरत है कि वो इन दहशतगर्दों को दहशतगर्द करार दें, वो इनको मुल्क दुश्मन करार दें, रियासती इदारों के पीछे खड़े हों और उनको बकअप करें कि उस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हम हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। लेकिन ज़िया लांगो, एक बात और भी है ना कि महरूमियाँ तो अपनी जगह हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो कोई 36 फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, गालिबन बलूचिस्तान का एक भी शायद फेडरल सेक्रेटरी नहीं है। इसी तरीके से जो उसका बजट है उसे वो नहीं मिलता जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, उसको अरेंज करना मुश्किल है। तो फिर वो जो नौजवान हैं जो महरूमी होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, मुलाजमतें नहीं मिलती, ये आसानी से उनके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसमें आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं आप, इसमें नुकसान भी हो रहा है, अगवा भी हो रहे हैं, लेकिन ये एक पूरी वॉर है जिसमें इस्लामाबाद को ज़्यादा बढ़ के हिस्से लेना चाहिए इसमें ना। ज़िया जान, बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, वो उनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं, उनके वसाइल भी ज़्यादा हैं, तो उनकी लेकिन देखिए महरूमियाँ बिल्कुल हैं, बेरोजगारी का मसला ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में देहातों में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने उसकी वजह से मुल्क की सालमियत या मुल्क के वकार के साथ खेलें। लेकिन फिर भी ज़िया जान, ये तो जिम्मेदारी है ना कि जो लोग बलूचिस्तान में मौजूद हैं और अगर मतलब अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनके पास वो आप ही के लोग हैं, उनकी आप दूर करें। अगर देखें, अगर ये सबूत है कि उन्हें बाहर से मदद मिल रही है तो बिल्कुल उन्हें उन पर मुकदमे चलना चाहिए, पकड़ना चाहिए। लेकिन ये भी है कि उनके अगर ग्रीवेंसेस हैं उन्हें दूर भी तो करना चाहिए ना। कि तमाम ग्रीवेंसेस हम पाकिस्तानी अवाम के सामने कह रहे हैं, हम मीडिया के सामने कह रहे हैं, विद इन पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, उनके जितने बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनसे आगे, उनके साथ उनसे आगे, लेकिन बंदूक की जोर पर, रियासत की कीमत पर नहीं।
अगर मैं आखिर में आपसे ये कहूँ ज़िया लांगो के ये जो मैंने कहा ना, ये कोई मामूली एक तो सिपेक जैसे था, सिपेक के बारे में कहा जाता था कि वो वेस्टर्न यानी ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए है, लेकिन हमने देखा कि उसका ज़्यादा रुख पंजाब की तरफ हो गया, वो वेस्टर्न की तरफ चला गया, और वो जो डेवलपमेंट के काम, सिपेक की जो इन्वेस्टमेंट थी उस तरह बलूचिस्तान में नहीं हो सकी ना ज़िया जान, ये तो हकीकत है ना, जितनी होनी चाहिए थी। मैं फेडरल हुकूमत को अभी भी यही कहता हूँ, टाइम है, वक्त है कि बलूचिस्तान पहले से महरूम में सीपेक में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बलूचिस्तान को देना चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों, ग्वादर के लोगों को ये बात बलूचिस्तान के लोगों का हक पर है और ये हक मरकजी हुकूमत को देना होगा। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त की भी इतनी कमी है कि मैं अब सिर्फ अपने दोनों मेहमानों का, अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर का और सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का शुक्रिया करते हुए GTV से इजाज़त देता हूँ।